नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 194 टी के बारे में। जो टीडीएस का न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 194 टी, जो पार्टनर्स की सैलरी पर लगने वाला है और सैलरी के साथ साथ और भी कई पेमेंट्स पर लगने वाला है। तो उसकी आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, टीडीएस जो एप्लीकेबल हो रहा है पार्टनर्स की पेमेंट पर, यहाँ पर हम सिर्फ सैलरी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पार्टनर्स की पेमेंट पर जो टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है। तो उसको विस्तार से समझ लेते हैं। वीडियो पर पूरा अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। और वीडियो में आपको आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक की पॉइंट्स बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एप्लीकेबल किस-किस पर है। तो देखिए दोस्तों, अभी पार्टनरशिप फर्म के लिए यहाँ पर जो बात हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की फर्म आ जाती हैं। तो उनमें एक तो पार्टनरशिप फर्म आ जाती है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक फर्म को बनाते हैं। तो वो पार्टनरशिप फर्म होती है। और यहाँ पर एक एलएलपी भी आ जाती है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म होती है, वो भी इसमें आ जाती हैं। तो उन दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कि कौन-कौन सी पेमेंट्स को जो इसमें कवर किया गया है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पार्टनर्स के अकाउंट को जो सेट करते हैं ना, तो वो लास्ट में ही सेट करते हैं। यानी कि जब हम अपनी फर्म को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो उस समय पे हमें ये पता चलता है कि हमें पार्टनर्स का रेम्युनरेशन कितना कैलकुलेट होके आ रहा है हमारा। क्योंकि देखिए, रेम्युनरेशन का भी एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आप जो है उसको कैलकुलेट कर पाते हो। तो रेम्युनरेशन का जो फॉर्मूला है दोस्तों, तो वो एक्सपेंस को माइनस करने के बाद ही एप्लीकेबल होता है। तो उस फॉर्मूले को आप जब यूज करेंगे, आप रेम्युनरेशन जब कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले आपके सारे एक्सपेंस यहाँ पर कवर हो जाने चाहिए। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है यहाँ पर बन सकती है कि रेम्युनरेशन को हम मार्च में ही कैसे फाइनलाइज करें। अब बोनस की जो बात आती है, बोनस आप जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात आती है, तो इंटरेस्ट की जो बात है दोस्तों, वो भी मोस्टली जो लोग करते हैं ना, कि ईयरली बेस पे ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं और मार्च में ही इसकी लायबिलिटी आती है आपकी। और कमीशन की जो एंट्री है वो भी मार्च में ही जो वो डाली जाती है मोस्टली। तो यहाँ पर जो दिक्कतें आनी है, अभी आगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले एक बार पूरा इसको व्यू कर लेते हैं। तो ये सारी पेमेंट्स जो एज पर गवर्नमेंट यहाँ पर कवर्ड है। अब हम बात करते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट की और रेट ऑफ टीडीएस की। तो इस पर जो लगने वाला टीडीएस है वो किस दर से एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये 10% की दर से जो वो टीडीएस यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। आपको 10% की रेट के हिसाब से टीडीएस काटना है। और थ्रेशोल्ड लिमिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 20,000 है। और 20,000 जो लिमिट है, वो एग्रीगेट देखा जाएगा दोस्तों पूरे साल का। एग्रीगेट का मतलब होता है सभी ट्रांजेक्शन्स को मिला के। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन जा रही है, तो आपको 20,000 को भी इंक्लूड करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट और एग्जम्पशन लिमिट में फ़र्क होता है दोस्तों। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का क्या मतलब है कि थ्रेशोल्ड लिमिट ये वो लिमिट होती है जब उस लिमिट को क्रॉस होने के बाद उस लिमिट को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। मान लीजिए आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 20,000 प्लस हो जाती हैं, यानी कि पहले 19,000 थी और आपने उसमें 2,000 रुपीज़ की कोई एंट्री और कर दी, तो अब आपके पास कितनी हो गई? 21,000। तो यहाँ पर आपको बचे हुए 1,000 को नहीं देखना है, आपको पूरे 21,000 को लेना है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट का जो है वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है? यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स जो है लोगों के बीच में बना हुआ है। क्योंकि इसके लिए कन्फ्यूजन्स क्यों बना हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको थोड़ा-सा ऊपर लेके आता हूँ। ये जो सेक्शन 194 टी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, वेबसाइट से लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि वेल इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। अब आइए डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। वहाँ लिखा हुआ है वेल इफेक्ट फ्रॉम 1/4/25। तो इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों? कुछ लोगों ने इसका अपना व्यू बना लिया है कि इनकम टैक्स में तो हमारा असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। अब असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट में 1/4/2025 का मतलब हमारा हो गया कि ये जो असेसमेंट ईयर है ये 25-26 हो गया। तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया दोस्तों? इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25, जो कि अभी रनिंग है। लेकिन दोस्तों, एक चीज समझिए, मैं उन लोगों से एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इसको वेल इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025 को अगर 24-25 मान के चलते हो, तो आप ये देखिए कि ये जो अनाउंस किया गया था, ये सेक्शन जो अनाउंस किया गया था, तो ये 23 जुलाई को अनाउंस किया गया था 2024 में। तो अगर ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एप्लीकेबल है, तो फिर अप्रैल में इसको कहाँ से हम इसको इम्प्लीमेंट
करेंगे, जबकि ये इंट्रोड्यूस ही जुलाई में किया गया है। तो यहाँ पर मैं अपने प्यारे भाइयों को बता दूं कि ये जो सेक्शन है हमारा, वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से जो है स्टार्ट होगा, ताकि 1 अप्रैल 2025 से जो भी कंप्लायंसेस होने हैं वो प्रॉपर हमारे स्टार्ट हो सकें, क्योंकि स्टार्टिंग की डेट ये 1 अप्रैल यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की डेट है। तो यहाँ से पूरे कंप्लायंसेस अपने टाइमली होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ये डिडक्शन कब करनी है इसकी हमने। तो आप जानते हो कि जैसे भी आप बुक्स में अपनी जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें अगर आप कोई एंट्री जो क्रेडिट करते हो पार्टनर्स के अकाउंट में, या फिर आप बैंक से पेमेंट करते हो, तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी हो उसकी तो जो भी जल्दी हो उस समय पे आपका ये डिडक्शन जो वो एप्लीकेबल हो जाता है, उसी समय आपको डिडक्शन कर लेना चाहिए। अब देखिए जब टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, टीडीएस की कंप्लायंसेस भी दोस्तों आपको करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊंगा और इसके बाद मैं वीडियो पर आगे बढ़ता हूँ कि जो टीडीएस डिडक्शन है दोस्तों, हमें हर ट्रांजेक्शन पर करना है, और हर ट्रांजेक्शन करने के अलावा उसको हमें हर महीने की 7 तारीख को डिपॉजिट कराना होता है ना। और डिपॉजिट करने के बाद दोस्तों उसका क्वार्टरली जो रिटर्न फाइलिंग है वो भी कंपलसरी होती है ना, नहीं तो इसमें पेनल्टी को जो वियर करना पड़ता है। अब इसकी प्रैक्टिकल जो दिक्कतें आने वाली हैं उसमें, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने क्या यहाँ पर 5 पॉइंट नोट किए थे। यहाँ पर एक तो था सैलरी का, दूसरा था कमीशन का, और जो तीसरा पॉइंट था वो रेमुनेशन का था, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो है वो बोनस का था, और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट का था। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने 5 पॉइंट्स की जो है चर्चा की गई है। अब यहाँ पर जो मोस्टली जो ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म होती हैं, तो उनमें दोस्तों होता क्या है ना कि लास्ट में आपको जो वो रेमुनरेशन को जो वो कैलकुलेट करना होता है, और उसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी आपको लास्ट में ही कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि मार्च एंड में। मार्च एंड का मतलब हो गया जब आप अपनी बुक्स को फाइनल करते हैं, और बुक्स को फाइनल दोस्तों मोस्टली जो ज्यादातर लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सितंबर में जब उनकी ऑडिट हो रही होती है, जब सितंबर में ऑडिट का टाइम होता है तब बुक्स को फाइनलाइज किया जाता है, उसी समय आपकी रेमुनेशन इंटरेस्ट को जो वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आने वाली है कि अगर आप सितंबर में इसको जब ऑडिट कराएंगे उस समय पर आप कैलकुलेट करेंगे, और इसकी एंट्री को जो बुक करना है आपको वो आप मार्च में करना है। तो सितंबर में जब आप इसको बुक करते हो और मार्च में इसकी एंट्री को आप डालते हो बुक्स में, तो फिर इसके ऊपर टीडीएस कैसे आप कंप्लायंसेस करोगे, क्योंकि टीडीएस को जो डिपॉजिट कराना है वो आपको 7 अप्रैल तक जमा कराना है। सॉरी, अप्रैल के केस में यहाँ पर 30 अप्रैल इसकी जो डिपॉजिट डेट होती है, तो क्योंकि यहाँ पर मार्च के बाद सफिशियंट टाइम मिल जाता है, तो 30 अप्रैल तक आपको जो वो जमा कराना है, फिर उसके बाद आपको इसका रिटर्न भी फाइल करना है ना। तो अब उस केस में आप सितंबर में इसकी कंप्लायंस से कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मार्च में ही इसकी जो कंप्लायंसेस को पूरा करना होगा। मार्च यानी कि लास्ट, फाइनल आप अप्रैल में भी कर सकते हो, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो एक तो ये दिक्कत आनी है यहाँ पर। दूसरी दिक्कत जो आनी है दोस्तों कि एक ज्यादातर क्या है ना कि जो पार्टनर्स हैं तो वो क्या करते हैं, फर्म से ना कैपिटल को विड्रॉ करते रहते हैं। कैपिटल को कुछ समय पे जब उनको नीड है तो वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों ये निकल के आता है कि क्या कैपिटल को विड्रॉ करने पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अगर हमें कैपिटल को विड्रॉल करना है तो क्या उसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, उस केस में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, इनमें से आप कोई भी ट्रांजेक्शन की जो वो बेनिफिट नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये तो आपके मार्च में ही बुक हो गए। अब मान लीजिए मार्च में आपने बुक कर दिया, अब अप्रैल में आपको पेमेंट निकालना है, तो क्या अप्रैल में आपको यहाँ पर ये जो टीडीएस की कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे कैपिटल विड्रॉल पे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और इस पर टीडीएस एप्लीकेबल भी नहीं है। और मोस्टली जो होता है क्या है ना कि पूरे साल पार्टनर्स जो है वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हैं और कैपिटल को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, है ना। ये मोस्टली ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन्स पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आपको बस यही आएगी कि जब आप मार्च का मंथ होगा आपका, यानी कि मार्च का आपका जो है 2026, मार्च 26 में जब आप यहाँ पर रेमुनेशन और इंटरेस्ट की जो एंट्री पास करने जाएंगे, तब आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, है ना। उसको कैसे हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और बिना किसी टेंशन के हम इसको भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एक पॉइंट और था जो मैंने आपको बताया, थ्रेशोल्ड लिमिट का। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर जो है वो 20K बताई गई है। तो 20K का मतलब है अगर किसी केस में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट मान लीजिए कि कैपिटल ऑन इंटरेस्ट का अमाउंट मान लीजिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पर जो है वो 20,000 से कम है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा 18,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो रेमुनरेशन देना है,
मुझे जो रेम्युनरेशन जो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को देना है, तो यहाँ पर रेम्युनरेशन का जो अमाउंट है, मान के चलिए कि यहाँ पर रेम्युनरेशन का अमाउंट 10,000 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे तो हमारा 28,000 का अमाउंट हो जाता है। तो ये एग्रीगेट देखा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपने इंटरेस्ट का जो वो 18,000 है, इंटरेस्ट का हमारा जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से अंदर ही है, थ्रेशोल्ड लिमिट को इसने क्रॉस नहीं किया है। और यहाँ पर रेम्युनरेशन का जो है वो 10,000 रुपीज़ है, इसने भी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, तो हमारे ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों एग्रीगेट वर्ड का यूज़ किया गया है और पूरे साल में यूज़ किया गया है। तो एग्रीगेट में यहाँ पर ये पूरा ग्रुपिंग की जाएगी यहाँ पर। तो ग्रुपिंग के हिसाब से देखना होगा हमें कि हमारा एग्रीगेट जो है वो 20,000 से क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि इस केस में टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आ जाएगी, यहाँ पर टीडीएस लगेगा। ये वैल्यू जो है वो 20,000 से एक्सीड कर गई है। दोस्तों अब एक पॉइंट और यहाँ पर निकल के आता है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग जब पार्टनर्स के बीच में होती है, जब प्रॉफिट को आप जो पार्टनर्स के बीच में शेयर करते हो, डिवाइड करते हो, तो क्या उस पर भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो उस केस में भी टीडीएस आपको नहीं लगेगा। उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। प्रॉफिट जो होता है वो आपका वो एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्स से होके ही आ रहा होता है, क्योंकि वहां पर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। और टीडीएस की लायबिलिटी भी वहां पर नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमाउंट। टीडीएस की लायबिलिटी बस सिर्फ इन 5 पॉइंट्स में ही आएगी जो मैंने अभी यहाँ पर कवर किए हैं। इन 5 पॉइंट्स में ही यहाँ पर जो वो टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस के कंप्लायंसेस जो वो आपको करने पड़ सकते हैं, अगर आप बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो। नहीं तो मोस्टली मार्च में ही ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ही करने हैं। और इसके लिए दोस्तों टीडीएस आपको आना चाहिए। टीडीएस नहीं आएगा तो ये कंप्लायंसेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टीडीएस की आप नॉलेज बढ़ाते रहिए। हमारे चैनल पर भी आपको टीडीएस का बहुत जल्दी एक जो वो सेशन मिलने वाला है, एक उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। टीडीएस के ऊपर भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो उस वहाँ से भी आप टीडीएस को जो वो लर्न कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, और चैनल पर दोस्तों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो ने आपके काफी ज्यादा कंफ्यूजन को जो वो क्लियर किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल। मिलते हैं अगली वीडियो में।